हाय फ्रेंड्स। टरबाइन ल्यूबल, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हमारा ये पावर प्लांट के टेक्निकल डिस्कशन में मैं टरबाइन ल्यूबल को लेकर आया हूँ और इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कि हाँ इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। जैसा हमें सब पता ही है, अपने पावर प्लांट में हम हर रोज़ जानते हैं, देखते हैं, टरबाइन ल्यूबल के बारे में सुनते ही हैं, कहीं भी सुन लेते हैं टरबाइन, हमारे यहाँ टरबाइन ल्यूबल ये है, कौन सा यूज़ होता है, ये यहाँ गवर्निंग में जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, यूजेस होते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि हम टेस्टिंग के लिए भी हर साल भेजते हैं अपने टरबाइन ट्यूबवेल को, कंपनी भेजते हैं, वहाँ से टेस्ट रिपोर्ट आता है। उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स को हम उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, मोस्ट ऑफ अस हम अवेयर होते हैं उनसे, बट नहीं होते हैं, तो उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। अगर हम उससे अवेयर नहीं हैं या फिर कुछ चीज़ें टेक्निकल टर्म हमें नहीं पता है, तो हम आज सब कुछ वन बाय वन डिटेल में जाएंगे उनके थ्रू। तो आइए अपने टरबाइन ल्यूबल के डिस्कशन को आगे ले चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ टरबाइन ल्यूबल, जैसा कि हम जानती हैं कि हाँ एज अ थर्स्ट बेयरिंग और जनरल बेयरिंग के लुब्रिकेशन के लिए टरबाइन यूज़ होता है। अपने टरबाइन में दो तरह के बेयरिंग होते हैं, थ्रस्ट बेयरिंग और जनरल बेयरिंग, हमें पता ही है। और एज अ कूलिंग ऑफ द बेयरिंग्स यूज़ होता है। एज अ जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बेयरिंग होता है, रोटेशन के कारण, उसका फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है। तो उस हीट को अगर हमने इवॉल्व नहीं किया तो वो ऑब्वियस बात है कि हाँ बेयरिंग फेलियर हो जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि टरबाइन ल्यूबल एज ए कूलेंट काम करता है, उस हीट को कैरी ओवर करता है, फिर ऑयल कूलर में जाकर के वहाँ टेम्परेचर डाउन होता है, तो वो कंटिन्यूअस हीट को कैरी ओवर करता है। तो एज ए कूलेंट भी यूज़ होता है। रस्ट, ऑक्सीडेशन, करोजन, ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करता है। अगर ये ऑयल प्रेजेंस है तो जंग नहीं लगेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो सब चीज़ों को प्रिवेंट करता है। फोमिंग एंड एयर इंटेनमेंट। फोमिंग मतलब जैसे ऑयल में अगर फोम फॉर्मेशन होता है, आप अच्छे से अवेयर हो तो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर हल्का फुल्का फोम बनता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो सक्शन लाइन होता है, जो ल्यूबल का सक्शन लाइन होता है टैंक से बहुत नीचे होता है। तो अगर हल्का फुल्का फोम फॉर्मेशन भी होता है तो उससे हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट फिर भी हमारा ल्यूबल जो होता है वो फोम प्रूफ होना चाहिए, उसमें फोमिंग नहीं होना चाहिए, और एयर इंटेनमेंट होना चाहिए। एयर इंटेनमेंट से मतलब है कि अगर उसके अंदर एयर मिक्स हो गया है या एयर के कांटेक्ट में आता है और उसके अंदर एयर मिक्सिंग हुआ है, तो वो एयर रिलीज़ होना चाहिए, जल्दी से जल्दी रिलीज़ होना चाहिए। तो हमारा 3 से 5 मिनट के अंदर रिलीज़ होना चाहिए। हमारा ये माना जाता है कि जो टेस्ट करते हैं उसका 0.2% ऑफ एयर होना चाहिए, रिलीज़ होना चाहिए 5 मिनट मिनिमम। उसमें टाइम मेजर करते हैं हम कि हाँ कितने टाइम में अपना कितने टाइम में एयर हमारा रिलीज हो जाता है और वो 0.2% तक आ जाता है। तो नॉर्मली ये 5 मिनट से लेकर के 200 मिनट तक टेस्ट जो रिजल्ट आता है उसको हम मेज़र करते हैं। तो उसमें कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम ले रहा है वो। तो ये एयर मतलब एयर इंटेनमेंट भी होना चाहिए, एयर रिलीजिंग क्वालिटी होनी चाहिए अंदर की। अगर ये इसके अंदर एयर मिक्स भी होता है तो ये तुरंत उसको रिलीज़ कर दें। उसके बाद बारिंग ऑफ टरबाइन। हम भी जानते हैं कि हाँ हमारे टरबाइन के अंदर एक टरबाइन शाफ्ट के ऊपर एक छोटा सा टरबाइन और होता है, देखेंगे आप, तो उसको ऑयल टरबाइन नॉर्मली बोलते हैं। कि वहाँ पे वो क्या करता है कि हाँ वहाँ पे ऑयल प्रेशर हाई ऑयल प्रेशर होता है, जिस कारण वो वहाँ पे क्या होता है कि हाँ उस टरबाइन पे ऑयल प्रेशर जेट की तरह वो टरबाइन शाफ्ट को रोटेट करता है। जब हमारा टरबाइन लाइट अप कंडीशन में होता है या स्टैंडिंग स्टिल कंडीशन में होता है, या फिर हमसे कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं, 1 या 2 दिन के लिए शट डाउन में, तो हम उसको बारिंग पे रखते हैं टरबाइन को। तो टरबाइन बारिंग में भी यूज़ होता है। उसके बाद गवर्निंग कंट्रोल में, जब हमारा जो गवर्निंग सिस्टम है, हमारा कंट्रोल ऑयल या फिर जितने भी EHS सिस्टम है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम है, वहाँ टरबाइन गवर्निंग सिस्टम में भी अपना टरबाइन ल्यूबल यूज़ करते हैं हम। लिफ्टिंग ऑफ टरबाइन। लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि हमारा जो एज ए कुशन की तरह काम करता है। जैसा कि हम जैसे बोलते हैं ना कि हाँ बेड पे हम और हम मेरे और हमारे बेड के बीच में क्या होता है, कुशन होता है, मैट्रेस होता है। उसी तरह ये क्या होता है कि जो सेफ्ट होता है, टरबाइन सेफ्ट और उसकी जो होल्ड केसिंग है, उसके बीच में एज ए कुशन काम करता है। तो एक हल्का सा थिकनेस, ऑयल का थिकनेस होता है जो ये लिफ्ट करके रखता है। तो ऑयल प्रेशर के कारण ये क्या होता है, टरबाइन जो है हल्का सा लिफ्ट रहता है अपने, इसी कारण ही वो रोटेट कर पाता है। अगर वो बैठ गया तो रोटेट नहीं कर पाएगा। तो एज ए लिफ्टिंग भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी ऑफ टरबाइन ऑयल क्या होता है। वही पहला हम जब डिस्कशन कर चुके हैं कि हाँ रस्ट और ऑक्सीडेशन प्रूफ होना चाहिए। डीमिसिबिलिटी मतलब कि इमिसिबिलिटी मतलब या इसके अंदर ऑयल और पानी का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। पानी का मिक्सिंग इसको डिमिसिबिलिटी बोलते हैं। इसको जो हमारा टेस्ट रिपोर्ट आता है ना, उसमें लिखा होता है कि हम इमिसिबिलिटी एज 54 डिग्री सेंटीग्रेड हम मेज़र करते हैं। 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, स्टैंडर्ड 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इमिसिबिलिटी को मेज़र करते हैं।
तो डिमिसिबिलिटी होनी चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल्स में जाएंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आगे जाएंगे ना, तो इस सेक्शन को मैंने स्पेशली कंसिडर किया है और इसमें टेक्निकल टर्म यूज होते हैं, उसको जानेंगे कैसे करते हैं उसको। फोमिंग फ्री होना चाहिए, एयर रिलीज क्वालिटी होना चाहिए, जैसा मैंने बताया था अभी। हायर फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट और पोर पॉइंट हम वेल अवेयर हैं कि हाँ वो टेम्परेचर जिसमें कि हाँ मतलब ऑयल फ्लो रुक जाए उसको पोर पॉइंट बोलते हैं, और वो टेम्परेचर जिस पे ऑयल के अंदर वेपर स्टार्ट हो जाए वो टेम्परेचर, वो उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। तो हायर टेम्परेचर होना, हायर फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। इससे मतलब कि उस टेम्परेचर तक हम ज़्यादा अगर हायर फ्लैश पॉइंट रहेगा तो उस टेम्परेचर तक हमारा क्या ल्यूबल ज़्यादा स्टोर्ड रहेगा। तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 230 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है फ्लैश पॉइंट। तो मतलब वहाँ तक हमारा जो ल्यूबल होता है वहाँ उसमें फ्लैशेस जनरेट नहीं होते हैं। बर्न पॉइंट अलग है, फायर पॉइंट अलग है फ्लैश पॉइंट से। फायर पॉइंट पे मतलब कि वो टेम्परेचर्स पे ऑयल फायर कैच फायर कर लेता है, वो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड एबव द फ्लैश पॉइंट होता है। तो नॉर्मली इसका फ्लैश पॉइंट जो हमारा टर्माइल ल्यूबल रहता है 230 के आसपास होता है, तो हायर साइड में होता है। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता भी है, अगर कूलिंग इफेक्ट नहीं होने की वजह से, तो फ्लैश जनरेट नहीं होंगे टर्बाइन ल्यूबल के अंदर। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, सारे हाइड्रोलिक ऑयल जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कि अगर कंप्रेसिबल होगा तो ये तभी होगा जब उसमें एयर मिक्स होगा, क्योंकि एयर कंप्रेसिबल होता है, ऑयल कंप्रेसिबल नहीं होता है। तो इसलिए ये अगर ये एयर रिलीज़ कर देता है तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है। जैसा कि हमको पता ही है टर्बाइन ल्यूबल्स जो नॉर्मली हमारे प्लांट में यूज़ होते हैं एज़ पर ISO स्टैंडर्ड VG32, VG मतलब विस्कोसिटी ग्रेड 32, यानी कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो 32 है। VG46 विस्कोसिटी 46 है। मोस्ट ऑफ द प्लांट में VG46 यूज़ होता है, छोटे प्लांट्स में कहीं कहीं यूज़ होते हैं 32, और 68 विस्कोसिटी ग्रेड 68 विस्कोसिटी 68 है। नॉन ISO स्टैंडर्ड में भी होते हैं VG57 VG77 और अदर भी होते हैं। तो हमारा फोकस में नॉर्मली मोस्ट ऑफ द प्लांट में VG46 यूज होता है, तो हम VG46 के बारे में ले चलेंगे। और इससे रिलेटेड ही सारे कुछ हैं, ऐसा नहीं है। टेक्निकल पैरामीटर वो 32 में भी सेम है, 68 में भी सेम है, सेम पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। एनालिसिस प्रोसीजर भी सेम होता है, ठीक है। तो हम जो मोस्ट ऑफ द प्लांट में 46 यूज़ होता है, तो हम 46 को लेके चलते हैं। तो इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ VG46 ऑयल की क्या होती है कि इसकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो 45.63 होता है, इसको हम 46 बोलते हैं, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये बहुत ज़रूरी है जानना, कहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होना होता है। एक्चुअली हम ये इसलिए जानना जरूरी क्योंकि ये हम क्या दो टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आगे उन दोनों के बारे में मैं डिटेल में जाऊँगा। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 45.63 होता है, इसको राउंड ऑफ VG46 बोलते हैं। इसकी जो लिमिट होती है ±10% होती है, मतलब अगर हमारा विस्कोसिटी माइनस या +10% से ज़्यादा होती है, 10% से कम होती है, तो हमें ऑयल रिप्लेस करना ही करना है, ठीक है। विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब वो विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब वो चीज़ होती है कि हाँ जिसके अंदर ऑयल रिस्ट्रिक्ट फ्लो, ऑयल जो है फ्लो करने में रिस्ट्रिक्ट करता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन के कारण होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पानी के अंदर, पानी अगर हम फर्श पे रखते हैं तो क्या होगा, जल्दी से फ्लो हो जाएगा, आराम से फैल जाता है। लेकिन अगर ऑयल रखते हैं तो ऑयल बहुत लेट से फ्लो होता है। तो इसका जैसा कि आप यूनिट भी देखोगे तो मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर CST सेंटीस्टोक्स बोलते हैं, मतलब एक सेकेंड में ये 45.63 मिलीमीटर स्क्वायर फैल जाता है। तो जितना भी होता है जैसे हायर ग्रेड में जाएंगे, 68 का जो होता है विस्कोसिटी वो और टाइम लेता है, मतलब सेम समय में कम फैलता है। हायर डेंसिटी में जाएंगे तो जितनी जितनी इसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी वो मतलब ज़्यादा गाढ़ा होगा। अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा और वो फ्लो करने में रिस्ट्रिक्ट होगा। तो उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन होता है ना, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्लो को। तो इसी टर्म्स को हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फ्लैश पॉइंट 220 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा मैंने बताया था, इसको मेजर करते हैं 230 तक जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। इसको भी ध्यान में रखते हैं कि हाँ फ्लैश पॉइंट बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो ये 230 240 यही रखते हैं। इसके बाद हम चेंजेस कर देते हैं ऑयल को। पोर पॉइंट जैसा हमने डिस्कस किया था कि हाँ वो टेम्परेचर पे ऑयल फ्लो होना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 10 नंबर टोटल एसिड नंबर, तो ये एक टेक्निकल टर्म बहुत आता है। जब हम वो 10 नंबर तक हर ल्यूबॉयल में मेज़र करते हैं, लेकिन हम अभी चूँकि टर्बाइन ल्यूबॉयल के बारे में बात कर रहे हैं
तो 10 नंबर जो है इसकी जो है 0.09 मिलीग्राम ऑफ KOH पर ग्राम ऑफ ऑयल। तो ये क्या होता है कि हाँ मतलब इसके बारे में मैंने एक स्लाइड रखा है, आगे स्लाइड में इसको डिस्कशन करेंगे। इसकी अभी हम इसके बारे में अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँगा तो बहुत टाइम लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसकी जो लिमिट होती है वो 0.3 to 0.4 होती है। इसकी नेक्स्ट इसकी जो स्लाइड आएगी 10 नंबर की, उसमें हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अपीयरेंस क्लियर गोल्डन होना चाहिए। इमल्सन जो बताया था ना, डिमिसिबिलिटी और इमल्सन, ये होता है ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा मैंने लिखा है स्लाइड में, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेज़र करते हैं। वो 40-05 मिनट्स होता है। इसके बारे में भी जानेंगे हम, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसको इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, आपको आगे समझने में बहुत आसानी होगी कि हाँ मतलब आगे हम जब पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे ना, तो ये वहाँ पे बहुत सारी चीज़ ये सारे टर्म्स आएंगे आपको। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये मैंने दो प्लांट्स के दो प्लांट लिया है, एक 48 और 60 मेगावाट के दो प्लांट थे, उनके टरबाइन के रिपोर्ट्स मैंने इसको लिए हैं, जहाँ से हमारा टेस्ट रिज़ल्ट आया था उसका एज ए रेफरेंस लिया है। दो प्लांट है, प्लांट 1 प्लांट 2, और उनके जो टेस्ट रिज़ल्ट आते हैं उसको मैंने डिस्कस करने के लिए अपने में अटैच किया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, जो अपीयरेंस है। यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा, मतलब 5th रो से, 6th रो से सॉरी। तो विजुअल मेथड भी दिए हुए हैं, मेथड के बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो अपीयरेंस का विजुअल जो होता है क्लियर होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। मॉइस्चर क्रैकल मेथड से, D95 मेथड से यूज़ करते हैं, ये नील, ये सब चीज़ें आगे आएंगी। इसलिए आप टेस्ट रिजल्ट्स को, अगर आपके पास अपना टेस्ट रिजल्ट है तो उसको भी लेके बैठिए, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे उस चीज़ों को कि हाँ वो टेस्ट रिजल्ट में जो चीज़ दी है, नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन सारे टर्म्स को मैं एक एक करके लाऊंगा आपके सामने और सब एलिब्रेट करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो क्रैकल मेथड से और D95 मेथड से इसको मॉइस्चर मेंटेन करते, जो रिजल्ट आया था उसमें नील आया था। कलर जो है विजुअल उसका 0.5 और 2 ग्रेड्स आए थे, 2 नंबर्स आए थे। इनके स्केल लिया जाता है कि हाँ मतलब कितने स्केल से 0 से लेके 8, 9, 10 तक जो भी होता है वो स्केल कलर स्केल होता है। उसमें हम कितने कलर स्केल तक टरबाइन ल्यूबल को यूज़ करेंगे उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी इनका जो विजुअल था, दो प्लांट्स के आए थे, वो 0.5 और 2 आए थे कलर स्केल, एक्सेप्टेबल लिमिट थी। नेक्स्ट आया था काइनेमेटिक विस्कोसिटी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे D445 मेथड से, ये 45.8 आया था। जैसा कि हमने बताया था ना कि हाँ ये 45.63 था, 46 होता है। उसके हिसाब से जो पहले प्लांट का था विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 45.8 था, और दूसरे वाले का जो हायर साइड में है वो है 48.4। हायर साइड में है बट इट इज़ लेस देन प्लस 10%, जो इसकी लिमिट है 10%, 50.6 तक लिमिट है VZ46 की, उससे कम है तो ये एक्सेप्टेबल लिमिट में था। काइनेमेटिक विस्कोसिटी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेम मेथड से यूज़ करते हैं, उस मेथड को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी जो वैल्यू थी 7.25 और 7.68। इसको कैलकुलेट करने का अलग यूज़ होता है, उसके बारे में जानेंगे। हाँ एक्चुअली ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करने का रीज़न ये होता है ना कि हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करना होता है। तो विस्कोसिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे विस्कोसिटी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे विस्कोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स एक्चुअली 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे मेजर करते हैं कि उसकी जो विस्कोसिटी इंडेक्स आती है वो 0 पे कितनी और 100 पे कितनी आ रही है, उसी के बीच में मेज़र करते हैं। बट टरबाइन ल्यूबल के केस में क्या होता है कि विस्कोसिटी इंडेक्स जो है 100 से ऊपर भी आती है और आती ही है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड जो बना हुआ है 0 to 100 में ही बनता है। जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो 100 से एबव भी दिखाता है। तो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेज़र करते हैं और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 10 नंबर D974 मेथड से 0.14 और पहले प्लांट का था और दूसरे प्लांट का था 0.12। इसकी जो लिमिट होती है 0.3 to 0.4 होता है। 10 नंबर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फ्लैश पॉइंट जो है वो D92 मेथड से मेज़र करते हैं, वो 230 एक्सेप्टेबल लिमिट है, 240 250 तक भी ले लेते हैं। इमल्सन एज 54 डिग्री सेंटीग्रेड, इमल्सन जैसा हमने बताया था, इमल्सन या डिमिसिबिलिटी इमल्सन 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे D1401 मेथड से, ये है 40, 37, 3 और 20, या दूसरे प्लांट का था 40, 37, 3 और 20, सेम ही लगभग था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ये सारे पैरामीटर्स एक्चुअली एक्सेप्टेबल लिमिट में थे। तो हम इन सब को अभी हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है क्रैकल मेथड से, जो हम मॉइस्चर को कैसे मेजर करते हैं।
तो हम कुछ नहीं करते, एक हॉट प्लेट लेते हैं और उस पर 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करके रखते हैं और उस पर 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल को ड्रॉप करते हैं, 2 ड्रॉप ऑयल पे पुट करते हैं और उसके अंदर विजुलाइज करते हैं और माइक्रोस्कोप से देख के बड़ा बड़ा करके बड़ा इमेज देखते हैं। अगर उसके अंदर कोई भी ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रहे हैं, जैसे हम फर्स्ट इमेज को देखिए कि अगर कुछ में कोई भी डॉट नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब कि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। ऐसा एक्चुअली नए केस में ही होता है, जब हमारा फ्रेश वाला आता है तभी होता है। यूज़ होने के बाद ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेनिंग हो जाता है, कंटामिनेशन हो जाता है मॉइस्चर का। नेक्स्ट में क्या है कि हाँ, इसमें स्मॉल ड्रॉपलेट दिखते हैं, बहुत स्मॉल, जैसे कि 0.5 mm के होते हैं साइजेस, ड्रॉपलेट दिखते हैं। तो उसका मतलब है कि हाँ, हमारा जो वाटर परसेंटेज उसमें मिक्सिंग है वो 0.05 to 1% है, 0.1% है। नेक्स्ट थर्ड में देखिए बबल साइज़ जो है 2 mm के हो जाएंगे। अगर उसके अंदर 2 mm के बबल साइज़ हैं उस ऑयल के अंदर, तो क्या हो जाएगा कि 0.1 से 0.2% के उसमें ऑयल मिक्सिंग वाटर मिक्सिंग है। और अगर बबल साइज़ 2 to 3 mm के हैं और बड़ा हीट होने के बाद वो 4 mm तक एक्सटेंड हो रहे हैं, इसका मतलब कि 0.2% से लेके एबव है, मतलब 0.2% से एबव मॉइस्चर है। तो हम ऑब्वियसली इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, इतना हम मॉइस्चर इससे एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर है। कलर स्केल, जैसा मैंने बताया था कि हाँ, विजुअल कलर स्केल, जैसा कि अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो पहले प्लांट का 0.5 इस कलर स्केल आया था और दूसरे प्लांट का 2 आया था, 2.0। तो ये कलर स्केल होता है। ऐसे कलर स्केल में ये 7, 8 के बाद यूज़ तो भूल ही जाइए, कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारा जो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है 1 से 5 तक होता है, मतलब हम 5 तक यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके बाद कलर स्केल में चेंजेस होते हैं तो हम उसको ऑयल को चेंज कर देते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जैसा मैंने बताया था कि हाँ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करते हैं D445 मेथड से। तो विस्कोसिटी डिफाइन एज रेजिस्टेंस टू फ्लो ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन, जैसा हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम कैसे करते हैं कि हाँ, एक्चुअली एक विस्कोमीटर होता है, ये एक्चुअली मैंने एक डायग्राम बनाया है, बट कई तरह के होते हैं। हर विस्कोमीटर हर अलग अलग साइज़ के होते हैं, सबके मतलब जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरह के विस्कोमीटर बनाए थे। तो ताकि बस इनका सबका मकसद एक ही था कि उसमें से जब हम फ्लूइड को पास करते हैं, फ्लूइड इन सेंस ऑयल को जब पास करते हैं तो कितना समय लेता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बहुत कई जगह नैरो है, कई जगह खुला हुआ है, तो कितना समय लेता है। तो हमारा वो मेन है कि हाँ, वो ऑयल वहाँ से नैरो साइज़ में से पास होने के बाद, क्योंकि अगर उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लेंगे फ्लो करने में। अगर हम पानी डाल देंगे तो आप देखते ही फटाक से निकल जाएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो जैसे जैसा फ्रिक्शन बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो ये है हमारा नॉर्मली विस्कोमीटर है। यहाँ से हम मेज़र करते हैं कि हाँ, ये लेकिन टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट होना चाहिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हम इसको मेज़र करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सेम वही मेथड था, D445 मेथड से ही मेज़र करते हैं, दोनों की विस्कोसिटी मेज़र करके आगे करते हैं। विस्कोसिटी इंडेक्स है, ये क्या करता है कि हाँ, ये टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी कितनी चेंज हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अपने टरबाइन ल्यूब ऑयल के बीच में कि हाँ, विस्कोसिटी इंडेक्स एज अ टर्म यूज़ होता है, बट वो बहुत काम का है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने पे उसकी क्या होती है, क्या मतलब विस्कोसिटी के अंदर उसके चेंजेस क्या हो रहे हैं। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, उसको एनालिसिस हम विस्कोसिटी इंडेक्स के थ्रू ही करते हैं। तो ये टेम्परेचर चेंज के कारण विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा विस्कोसिटी इंडेक्स को मेज़र करता है। ये एक्चुअली रेशियो होता है, वैल्यू इसलिए यूनिट टेस्ट क्वांटिटी होती है। हाँ, अगर लोअर विस्कोसिटी इंडेक्स है, मतलब कि अगर विस्कोसिटी इंडेक्स लोअर है, तो ये क्या हो जाता है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा टेम्परेचर वेरी हो रहा है तो ये विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा वेरी करेगी। तो हमारा विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी इंडेक्स, हायर विस्कोसिटी इंडेक्स से हमेशा प्रेफरेबल होता है। इसलिए हमारी जो लिमिट है ना, लोअर साइड में ही हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हमारी जो लोअर लिमिट है हम 90 मान के चलते हैं कि हमारे विस्कोसिटी इंडेक्स जो टरबाइन ल्यूब ऑयल की है वो 90 से एबव होनी चाहिए। हायर साइड में हमने बहुत लिमिट नहीं रखी है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बट उसके पहले ही ऑयल चेंज हो जाता है। अगर वो 230 240 तक 130 140 तक जाता है तो ऑयल चेंज हो जाता है। तो विस्कोसिटी इंडेक्स हम जो हमारी लोअर साइड में लिमिट है, क्योंकि अगर लोअर साइड में है तो टेम्परेचर के साथ उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा वेरी करेगी। टेम्परेचर बढ़ गया तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घट गया तो मतलब बहुत रैंडम इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हायर विस्कोसिटी इंडेक्स है तो बहुत मतलब विस्कोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। तो वही नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि हायर विस्कोसिटी इंडेक्स होता है तो मोर स्टेबिलिटी ऑफ द विस्कोसिटी बाय टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज के कारण
टेम्परेचर चेंज के कारण भी विस्कोसिटी उसकी स्टेबल रहेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं कहा विंटर में या फिर हमने टेम्परेचर ऑयल कूलर के थ्रू टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो मतलब हमारा विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, थिक हो रहा है, थिन हो रहा है, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो हमारा नॉर्मली हायर साइड में ही विस्कोसिटी इंडेक्स रखते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स को? 0 और 100 के स्केल पे मेजर करते हैं, जैसा मैंने बताया था। उसका फार्मूला वही है, विस्कोसिटी इंडेक्स इक्वल टू 100 इंटू L माइनस यू डिवाइडेड बाई L माइनस एच। ये L U और H क्या है उसके बारे में जानते हैं। U जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, जो हम हमारे रिपोर्ट में ही आता है, वो हम आराम से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। L और H जो होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बताया था ना कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेजर करते हैं वो हमारा मेन मकसद होता है विस्कोसिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने का। जैसा हमने आपको जैसे ही क्या कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप जब जाएंगे ना D445 मेथड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक चार्ट जनरेट होता है कि हाँ मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो चार्ट अपने आप बना हुआ है, जैसे हम स्टीम टेबल देखे होंगे, स्टीम टेबल की तरह कैलकुलेट करते हैं। उसकी L और H दो वैल्यू है, लोअर और हायर वैल्यू, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हाँ अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर विस्कोसिटी 2 आ रही है तो उसकी लोअर वैल्यू 7.994 है और जो H वैल्यू है वो 6.394 है। तो इन सब तीन पैरामीटर से हम विस्कोसिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इजीली अवेलेबल है। अभी हम 10 नंबर के बारे में जानते हैं, टोटल एसिड नंबर और फ्लैश पॉइंट के बारे में। तो 10 नंबर क्या है कि 10 नंबर हम D974 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ये टेक्निकल ASTM का है। और ये क्या होता है कि मतलब जो ऑयल के अंदर, जो टरबाइन ट्यूबल के अंदर कितनी एसिड है, एसिड की मात्रा कितनी है उसके लिए है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एसिड रह गया तो हमारा करोजन, रस्ट, ये चीज़ें बहुत जल्दी इफेक्ट करेंगी। तो उस एसिड जो अगर उसके अंदर ऑयल है, जैसे जैसे हमारा टरबाइन ट्यूबल यूज़ होता जाता है समय के साथ साथ, उसके अंदर एसिड प्रेजेंस होने ही लगता है। फैटी एसिड से लेकर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट हो जाता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का जो D974 मेथड है उसमें क्या करते हैं कि हाँ उसको KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर होता है कि हाँ कितनी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमको रिक्वायर है उस पर्टिकुलर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो हम मेजर करते हैं। तो हमने बताया था ना कि हाँ मतलब इसकी जो लिमिट है 0.3 to 0.4 होती है। तो कितना 0.09 0.1 मिलीग्राम ऑफ KOH पर ग्राम ऑफ ऑयल। तो 1 ग्राम ऑयल में कितना मिलीग्राम ऑफ KOH चाहिए उस ऑयल के अंदर प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये एक टेक्निकल टर्म होता है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, इनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू ये करते हैं। तो हमारा इसकी जो लिमिट होती है 0.3 to 0.4, अगर हमको 0.3 या 0.4 से ज़्यादा हमारा KOH आ रहा है तो हमको टरबाइन ल्यूबल चेंज करना ही करना है। या फिर अगर हम बीच में एक्चुअली जब हम क्या होता है ना कि यहाँ से हमारा धीरे धीरे टरबाइन ल्यूबल टॉपअप करते जाते हैं, जैसे हमारा ल्यूबल टैंक में से लेवल डाउन जाता है तो हम क्या करते हैं उसमें टॉपअप करते जाते हैं ऑयल को। तो हमारा वो चीज़ें सारे पैरामीटर्स फिर से चेंज होने लगते हैं। तो सारा चीज़ें इसलिए वो लाइफ लॉन्ग रहता है। ऐसा नहीं कहा मतलब एक अचानक सारे ल्यूबल चेंज नहीं होते हैं, कहाँ 2 साल में अचानक ये आया तो चेंज हो जाएगा। अभी जैसे 0.3 या 0.4 है या फिर 0.2 लिमिट आती है, तो जैसे ही हम टॉपअप करते हैं ऑयल तो फिर से उसकी वैल्यू थोड़ा सा लोअर साइड में चली जाती है। तो ये थोड़ा समय लेता है पहुँचने में, लेकिन अगर ये लिमिट रीच करती है तो हमारा टरबाइन ल्यूबल चेंज करना ही करना है। ठीक है। फ्लैश पॉइंट वही टेम्परेचर जिस पे कि हाँ वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कि हाँ फ्लैशेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ये इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे कि ऑयल को हम स्टोर कर सकते हैं वो टेम्परेचर तक। उसके बाद स्टोर नहीं करते, वो फ्यूम्स बनना स्टार्ट हो जाता है। उस फ्लैश पॉइंट अगर रीच कर जाता है तो वो टेम्परेचर के बाद वो फ्लैशेस जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। और अगर उससे 198 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो फायर पॉइंट हो जाता है ल्यूबल के केसेस में। इमल्सन जो है वो हम बता रहे थे कि हाँ इमल्सन 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करते हैं। वो क्या टर्म है एक्चुअली, इसको डिमिसिबिलिटी बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हाँ जैसा आप देख रहे हैं 40-40-05, ये एक्चुअली होता है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि हाँ 40 ml ऑफ ऑयल 40 ml ऑफ वाटर को हम 5 मिनट तक सेक करते हैं, मिलाते हैं, और उसके अंदर अगर 0 इमल्सन बनता है तो उसको हम मेजर करते हैं कि हाँ उसकी कितनी इमल्सिबिलिटी, कितना इमल्सन बना। इमल्सन मतलब कि ऑयल और पानी का जो मिक्सचर है तो कितना मिक्सचर बना उसको कंसिडर करते हैं। तो स्टैंडर्ड जो ऑयल आता है उसको हम चेक करते हैं, इसी से चेक करते हैं। लेकिन जब हमारा टरबाइन ल्यूबल यूज़ होता है तो हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि हाँ हमारा जो
इमल्सन बन रहा है वो 3 ml इमल्सन कितने देर में बन रहा है, वो समय कैलकुलेट करते हैं कि हाँ कितना समय लग रहा है 3 ml ऑफ इमल्सन बनने का। तो जैसा कि हम प्लांट 1 और प्लांट 2 में देखे थे कि हाँ 40, 37, 3 और 20, 25 था। तो उसमें क्या था कि मतलब उतना मिनट 25 मिनट या 20 था, 20 मिनट लगता है 3 ml ऑफ इमल्सन बनने में। तो ये समय हम कैलकुलेट करते हैं कि 20 मिनट से बन रहा है। अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस बात है कि ऑयल को चेंज करना ही है। तो ये आप जैसा डायग्राम में भी देख सकते हैं कहाँ ऑयल अगर वो न्यूली ऑयल है, फ्रेश है, तो 40 मिनट्स में, और अगर इमल्सन बन रहा है 30 मिनट ज़्यादा हो रहा है तो ऑयल को चेंज करना ही करना है। तो इमल्सन जो होता है हमारा पानी और ऑयल के बीच में ही आएगा। तो फर्स्ट टर्म जो होता है वो ऑयल होता है, सेकेंड वाटर होता है, थर्ड जो होता है इमल्सन होता है, और जो ब्रैकेट में हो वो टाइम होता है, टाइम टेकिंग। तो सच अगर मुझे दिया हुआ ना कहाँ 40, 37, 3 और 25, यानी कि 40 ml ऑफ ऑयल बाद में 25 मिनट जो लास्ट में दिए 25 मिनट तक सेक करने के बाद 40 ml ऑफ ऑयल, 37 ml ऑफ वाटर और 3 ml ऑफ इमल्सन बनता है। तो ये कैलकुलेट करते हैं हाँ इसकी जो टाइम, इसमें जो टाइम ये स्टार्टिंग के सब लास्ट के जो मैटर है ना थ्री कांस्टेंट रखते हैं, और उसमें हम 3 ml ऑफ इमल्सन कांस्टेंट रखते हैं और टाइम कैलकुलेट करते हैं कितने टाइम में वो बना। ठीक है, अभी हैजार्ड्स के बारे में जानेंगे ये सब सारे टेक्निकल टर्म खत्म होने के बाद कि हाँ उसमें कौन कौन से हैजार्ड होते हैं। स्किन कांटेक्ट में आने पे ऑब्वियसली हमारे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, हम रेगुलर यूज़ करते हैं, कभी भी सेंट्रीफ्यूज चालू करने जाएँ या कुछ भी करने जाएँ तो टर्बाइन ल्यूबल्स पाला पड़ता ही है हमारा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई कांटेक्ट में आँख में आता है तो अगर इरिटेशन होता है तो पानी से धोना है, और ज़्यादा होता है तो फिर हमको मेडिकल कांटेक्ट करना है। थर्ड, इंजेक्शन में अगर हम इनटेक कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, किसी भी रीजन से हमारे मुंह में चला जाता है तो उस कंडीशन में हमें उल्टी नहीं करना है, एक बार ध्यान रखना है, उसको उल्टी नहीं करना है और हमको रेस्ट करना है अपने आप को, और फिर डायरेक्ट फिजिशियन को, डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, वो हमें बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा टर्बाइन ल्यूबल के ऊपर पूरा डिस्कशन रहा। और अगर आपको और कुछ भी जानना है तो नो डाउट कमेंट सेक्शन में जाइएगा, लेकिन एक बार ध्यान रखिए कि हाँ आप इन चीज़ों के से अगर इन चीज़ों को जान लेते हैं तो आपको ज़्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आगे और भी जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे और भी टेक्निकल डिस्कशन के हम एक एक चीज़ों को ले आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।